जय हिंद। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को और पेपर नंबर 2 के अंतर्गत देखेंगे लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, इसके पहले हम लोग 2 वीडियो इस पेपर से संबंधित देख चुके हैं और जो आपका पेपर होगा बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत ये पेपर 2 आपका है लिंग, विद्यालय एवं समाज। तो दोस्तों, ये जो आपका पेपर है इससे संबंधित 2 वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और इस चैनल का लक्ष्य है आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराना। तो अगर टॉपिक वाइज आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो 2 वीडियो आप देख लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक कोई भी नहीं छूटेगा। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर कर रहे हैं तैयारी, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेक्चर नंबर से आप अपना वीडियो देखिएगा। लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये टॉपिक वाइज लेक्चर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आइए लेक्चर 3 के अंतर्गत हम लोगों का जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक है हमारा मूल सुधारवादी नारीवाद, लिंग, पितृसत्तात्मक, जननी, तकनीक तथा मातृत्व। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा क्योंकि इसमें नारीवाद, दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोगों का भारत देश है, ये भारत देश में कहा जाए तो पुरुष प्रधान देश है, ठीक है। कौन देश है? पुरुष प्रधान देश है। तो यहाँ पर नारीवाद जो शब्द लिखा है, तो नारीवाद में सुधार कैसे हुआ, स्त्रियों से संबंधित जो हम लोगों की नज़रिया थी उसके बारे में सुधारवादी यहाँ लिखा है। तो मूल सुधारवादी नारीवाद, तो नारियों के प्रति उत्तरवादी कैसे सुधार हुआ इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद पितृसत्तात्मक क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और जननी तकनीक क्या है तथा मातृत्व क्या है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है दोस्तों। बिना स्किप किए हुए कम से कम वीडियो को देखिएगा ताकि आपको फिर से दोबारा ये सब वीडियो न देखना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नारीवाद का अर्थ। तो दोस्तों, नारीवाद का अर्थ, नारीवाद शब्द का प्रयोग सामान्यतया उस विचारधारा और आंदोलन के लिए किया जाता है जिसका उद्देश्य सदियों से चले आ रहे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को मुक्ति दिलाना है, ठीक है। नारीवाद एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन है जो समकालीन में नारी की अधीनस्थ और अपीड़ित स्थिति को समाप्त करके उन्हें पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाने का आकांक्षी है, ठीक है। दोस्तों, आपको यहाँ पर नारीवाद का अर्थ के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो हमें क्या करना है कि इस पुरुष प्रधान देश में नारी को भी सम्मान दिलाना काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में और देखेंगे, आधुनिक नारीवाद चिंतन का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से माना जाता है। 19वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के वर्षों में नारीवाद गतिविधियों के अनेक रूप प्रकट हुए हैं। इसे विद्वानों ने नारीवाद की लहरों के नाम से संबोधन किया है। नारीवाद की पहली लहर का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक माना जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी लहर, ठीक है, पहली लहर कब तक माना जाता है तो 1900 शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक, जबकि दूसरी लहर अगर देखें तो उग्र महिलावाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उग्र महिलावाद के नाम से जाना जाता है और इसका समय रहा है 60 वर्षों के दशक, यानी 8 से 60 वर्ष पहले माना जाता है। 60 के दशक में उपजे नारीवाद का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करता था कि सभी महिलाएं एक ही प्रकार के शोषण का शिकार होती हैं, परंतु वर्तमान नारीवाद पुरुष प्रधान समाज में नारी की भिन्न भिन्न स्थिति की चर्चा तो करती है, साथ ही महिलाओं के आपसी संबंधी का भी विवेचना करता है, ठीक है। नारीवाद का अभिप्राय, अब हम लोग देख लेते हैं नारीवाद का अभिप्राय क्या है। तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि जो नारीवाद शब्द यहाँ आया है, तो नारीवाद शब्द का मतलब हो गया है कि नारी को, औरतों को हमारे देश में सम्मान दिलाना, और उनको अब आज के युग में आप लोग देख रहे हैं, आधुनिक युग में देख रहे हैं कि नारियों को पुरुषों के समकक्ष रखा जा रहा है। हर एक नौकरी में भी उनको आरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको सम्मान के नज़रिया से देखना है। अब नारीवाद वह विचारधारा है जो नारी को उसका खोया हुआ स्थान, अति प्रतिष्ठा दिलाने की पक्षधर है। नारीवाद की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है, ठीक है।
नारीवाद की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे संदर्भ हैं जिसमें नारीवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आप हो सकता है कि नारीवाद शब्द को समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर हो सकता है पेपर में आ जाए कि नारीवाद से आप क्या समझते हैं, तो दोस्तों नारी के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर जो भारत में अनेक प्रकार के देखा जाए तो अत्याचार हुए हैं, ठीक है। जैसे पति प्रथा था, यानी पति के साथ नारी अपने आप को जला देती थी, यानी पति के मरने के बाद पत्नी को जला दिया जाता था। यानी बहुत सारी पत्नी को, यानी लड़कियों को, औरतों को घर के कामों में रखा जाता था, उनको प्रदा प्रथा था आदि अनेक प्रकार के सारे जो भी थे वो समाज की कुरीतियाँ औरतों पर थोप दिया गया था। उसी से निजात पाने के लिए, उसी से उबारने के लिए नारीवाद शब्द का जन्म हुआ है। और ये नारीवाद का अभिप्राय क्या है? तो यह एक सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार है जो समस्त महिलाओं को पुरुषों के प्रभुत्व और शोषण से मुक्ति कराने का आकांक्षी है। यह एक विचारधारा है जो सभी नारी द्वेषी विचारधाराओं और व्यवहारों के विपरीत है। यह महिलाओं की पुरुषों के प्रति अधीनता और महिला के विश्वव्यापी उत्पीड़न की प्रकृति से संबंधित एक दार्शनिक सिद्धांत है। यह एक सामाजिक आंदोलन है तथा उसका आधार स्त्री पुरुष संघर्ष है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मूल सुधारवादी नारीवाद, ठीक है। यहाँ देखेंगे, अब आपसे पूछ देगा कि जैसे मूल सुधारवादी जो नारीवाद थी, नारियों के बारे में जो मूल सुधारवादी थे वो किस प्रकार से सुधार किए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को देखिए दोस्तों, बताने के लिए तो हम केवल हेडिंग लिख करके आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम तो एक लाइन में, 2 लाइन में इसको हम बता देंगे, लेकिन आप क्या बीएड में जब पेपर देने जाइएगा तो 1 लाइन 2 लाइन से तो काम चलेगा नहीं, आपको 2 पेज 3 पेज 4 पेज अपना लिखना होगा। तो अगर ये हम लाइन बाय लाइन करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इससे आपको ऊबना नहीं है। ये आज का ये लाइन बाय लाइन पढ़ना, ये हो सकता है आपको सीटेट यूपी टेट में बहुत अच्छा काम देगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि ये वीडियो लंबा अगर होता है तो आप देख करके उबे नहीं और ये सारे टॉपिक वाइज अपनी तैयारी पूरी करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मूल सुधारवादी नारीवाद कौन से, तो नारियों से संबंधित विचारधारा मूल सुधारवादी नारीवाद का तात्पर्य हुआ, ठीक है, हुआ नारियों की स्थिति में सुधार करने वाले सुधारक जो समस्या की जड़ में जाकर सुधार करने की इच्छा रखते हैं। सुधारवादी आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में हुआ और सुधारवादी आंदोलन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में हुए, ठीक है। मूल सुधारवादी नारीवादियों के सक्षम स्त्रियों की आसान स्थिति स्त्रियों की अशिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक इत्यादि जगत में उनका प्रतिनिधित्व न होना, स्त्रियों से संबंधित कुरीतियाँ इत्यादि थी, ठीक है। यानी उनको समाज में शिक्षित न किया जाता था, ये सबसे बड़ी कुरीतियाँ थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बालिकाओं को प्रदा प्रथा थी, सती प्रथा थी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो बहुपत्नी विवाह, ठीक है, बहुपत्नी विवाह, दहेज प्रथा आदि से बताकर शिक्षा और समानता तक पहुंचने की चुनौती, पुरुषों की सत्ता के तिलिस्म को ढाहने की चुनौती, अपने अस्तित्व और क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए चुनौती थी, ठीक है। इस सुधारवादी कार्य के पश्चात महिलाओं से संबंधित कुरीतियां में कमी आई है तथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा को कानूनन अपराध की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं कि बाल अपराध, अगर आप शादी की उम्र ये कर दी गई है, आप बाल विवाह नहीं कर सकते, सती प्रथा नहीं कर सकते, ठीक है, इत्यादि, ये दहेज प्रथा, ये सारे के सारे एक कानून बना दिए गए हैं और इस कानून के द्वारा स्त्रियों को, महिलाओं को उनका सम्मान दिया जा रहा है। तो ये सुधार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग पितृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ तो देखेंगे पितृधन सत्तात्मक, यानी पितृ का मतलब क्या होता है, पितृ का मतलब पिता होता है, तो और सत्तात्मक का मतलब सत्ता से, यानी पिता की सत्ता, पिता की अगर सत्ता कह लें तो जैसे पिता के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद का मालिक कौन होता है, तो पिता का पुत्र होता है, ठीक है। तो वही पितृसत्तात्मक के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार पितृसत्तात्मक से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहाँ पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होती है, ठीक है।
पितृसत्तात्मक में पिता के पश्चात पुत्र के पास अधिकारों का स्थानांतरण होता है, न कि पुत्री के पास। आप लोग देखे होंगे कि जैसे पिता के एक्सपायर करने के बाद जो पुत्र होता है उसी को स्थानांतरण किया जाता है। लेकिन आज का जो युग चला है इस समय ये है कि पिता के मरने के बाद यानी पिता के संपत्ति में जो उनका अगर एक पुत्र है एक पुत्री है तो उसमें दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, ये आजकल कानून बन चुका है। ठीक है, तो ये पितृसत्तात्मक का मतलब ये आप लोग, हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि पिता के संपत्ति पर सत्ता का अधिकार पिता के न रहने पर पुत्र का ही होता था, जबकि पुत्री का नहीं होता था। लेकिन आज का ये जो समय चल रहा है इस समय पिता हो पुत्र हो चाहे पुत्री हो दोनों का अधिकार उस पर है। ठीक है, ये सुधार हुआ है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था सहायता का बाधक। ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की पूर्णतः उपेक्षा होती है जिससे उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करता है। ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। यह व्यवस्था स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना करती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की एक ऐसी विशेषता है कि इसके द्वारा स्त्री आर्थिक उत्तरदायित्व के बोध से मुक्त होती है और स्वतंत्र का अनुभव करती है। इसके अलावा और हम लोग देखेंगे तो समाज में आर्थिक हित जिसके पास होते हैं उसी को सामर्थ्य और सक्षम माना जाता है। अतः सामाजिक विकास की प्रक्रिया में स्त्रियां हाथ नहीं बटा पाती हैं जिसके कारण उन्हें अनुपयोगी को माना जाता है और सामाजिक अंतःक्रिया तथा पहचान स्थापित करने का कार्य प्रभावित रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्त्रियों को पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है जिसके कारण वे सामाजिक अंतःक्रिया और अपनी पहचान बनाने के लिए पुरुषों की बराबरी नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है, आप घर में एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की है तो आप लोग देखेंगे कि लड़के को फ्री स्वतंत्र छोड़ा जाता है जबकि लड़कियों को फ्री और स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है। तो इस तरीके से भी अगर देखा जाए तो व्यवस्था लड़कियां अपना समाज में स्थान स्थापित नहीं कर पाती है। ठीक है, इसी का देन है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोगों का ये टॉपिक होगा वो होगा जननीय तकनीक तथा मातृत्व। दोस्तों जननीय का मतलब क्या होता है? जननी का मतलब क्या होता है? तो जननी मीन्स माता होता है, तो माता तकनीकी तथा मातृत्व, यानी यहाँ पर जननीय तकनीकी मातृत्व तकनीक तथा मातृत्व का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। ठीक है, जिससे सृष्टि का क्रम अनवरत रूप से चलता रहता है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे पुरुष और स्त्री अगर इसमें से कोई एक रहे तो हम लोगों की जो सृष्टि है सृष्टि का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो सृष्टि को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का होना जरूरी है, जिसके कारण हम लोग अगर पुरुष और महिला अगर रहते हैं तो सृष्टि का क्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा। जननी तकनीक का मातृत्व की दृष्टि से महिलाएं का अत्याधिकार महत्वपूर्ण है। स्त्री तथा पुरुष दोनों का ही नवीन जीवन का सृजन महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों जननी मीन्स माता होता है और मातृत्व का मतलब होता है, दोस्तों मातृत्व का मतलब भी माता होता है और बच्चे के लिए मातृत्व भाषा होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर मात्र सृष्टि को चलाने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों का होना जरूरी है। नवीन जीवन के लिए जैसे दोनों साथ रहेंगे, बच्चे होंगे उन दोनों साथ रहेंगे बच्चे, इस तरीके से जीवन क्रम चलता रहेगा। अब देखिए इसमें जननी तकनीक तथा मातृत्व के अंतर्गत कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आपका हो जाता है विवाह करने की स्वतंत्रता। दोस्तों ये देखा जाए तो भारत में या किसी भी देश में विवाह करने की स्वतंत्रता होती है। आप स्वतंत्र हैं, शादी कर भी सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, शादी नहीं भी करेंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। करेंगे तभी ठीक है, नहीं करेंगे तभी ठीक है, आप विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आप लोग देखेंगे तो संतानोत्पत्ति की स्वतंत्रता तथा मातृत्व सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता। दोस्तों आप इस चीज़ के लिए भी स्वतंत्र हैं कि आप पुत्र की प्राप्ति यानी आप पुत्र को जन्म दे सकते हैं, चाहे तो पुत्र को जन्म दे भी सकते हैं, चाहे तो पुत्र को जन्म नहीं दे सकते हैं, इसके लिए भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इस समय आप लोग देखेंगे कि हम दो हमारे दो का नारा चल रहा है। ठीक है, हम दो हमारे
दो का नारा चल रहा है, लेकिन अगर हम कहें अगर इस युग में तो हम दो हमारे एक ही काफ़ी है, क्योंकि इस समय बहुत बहुत समस्या आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें मनपसंद जीवन साथी चयनित करने की स्वतंत्रता। दोस्तों इसमें ये है कि लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको मनपसंद जीवन साथी चयनित करने की स्वतंत्रता दी गई है। सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। मातृत्व अवकाश प्राप्ति का, दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मातृत्व अवकाश, अगर आप सरकारी क्षेत्र में अगर काम कर रही हैं और आप महिला हैं तो आपको 6 मंथ का, जैसे मान लीजिए 6, बच्चे का जन्म होने से पहले 3 महीना और बच्चे का जन्म होने के बाद 3 महीना, यानी 6 महीना आपको मातृत्व अवकाश दिया जाता है। इसके साथ साथ पितृत्व अवकाश, अब इसमें लड़के जो होंगे वो बोलेंगे कि लड़कियों को तो 6 मंथ का अवकाश दे दिया जाता है क्योंकि वो माता बनने वाली होती हैं, लेकिन पुरुष को तो दोस्तों आपको हम बता दें कि पुरुषों को भी 3 मंथ, पुरुषों को भी मातृत्व पुरुषत्व अवकाश पुत्रत्व अवकाश दिया जाता है, उसका भी कुछ नियम है। ठीक है, अब देखेंगे कि नपुंसकता को आधार बनाकर विवाह विच्छेद करने का अधिकार। ठीक है, यानी नपुंसकता को आधार बनाकर विवाह विच्छेद करने का भी अधिकार है। मनपसंद व्यक्ति के साथ रहने की स्वतंत्रता है। अप्राकृतिक यौन संबंध से बचाव की स्वतंत्रता है। ठीक है, अप्राकृतिक यौन संबंध से बचाव की स्वतंत्रता। दोस्तों जो यौन संबंध होता है, जो हम लोग यौन संबंध, उसमें अप्राकृतिक यौन संबंध से बचाव की भी स्वतंत्रता है। आप अप्राकृतिक संबंध नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि गर्भ निरोधक उपायों के प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। जैसे गर्भ निरोधक, अगर मान लीजिए कि हम बच्चा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, तो उसमें आप गर्भ निरोधक उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप अपना करके अपना गर्भ धारण करने से बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पुत्र हो या पुत्री, दोनों को बिना किसी दबाव के जानने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें भी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यही सब सारा पॉइंट था दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और नेक्स्ट टॉपिक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, तो वीडियो पर अगर नए हैं आप, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मेरे पुराने दोस्त भी आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए काम कर सकें। दोस्तों धन्यवाद।